7, Chapter 10, Respiration in Organisms, Module 3। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लंग्स में एयर एंटर कैसे करती है, यानी हम ब्रीथ कैसे करते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सहेलेशन के समय एयर के साथ क्या बाहर निकलता है, हाउ एयर एंटर्स द लंग्स, व्हाट मेक्स अस ब्रीथ, व्हाट वी ब्रीथ आउट। एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एयर कैसे एंटर करती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर बाहर कैसे निकलती है। उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम कहते हैं। ये देखिए डायफ्राम। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो चेस्ट कैविटी, यानी कि वो स्पेस जहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। चलिए अब एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और इस बोतल का बॉटम कट कर देते हैं। इस बोतल की कैप में एक होल बनाते हैं। एक वाई शेप की ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में 2 डिफ्लेटेड बलून्स, यानी कि वो बलून्स जिसमें एयर नहीं है, उन्हें टाई कर देते हैं। अब इस वाई शेप ट्यूब को बॉटल की जो कैप है उसमें हमने होल किया है उससे पास कराते हैं और प्लास्टिसीन से कैप को सील कर देते हैं। इससे ये apparatus एयर टाइट हो जाता है। अब रबर की एक थिन शीट लेते हैं और इस थिन शीट को बॉटल के ओपन बेस पर एक बड़े से रबर बैंड की हेल्प से टाई कर देते हैं। हमारा apparatus रेडी है। इस apparatus में बॉटल के अंदर जो भी स्पेस है वो चेस्ट कैविटी को रिप्रेजेंट करती है, और हमने जो बलून्स टाई किए हैं वाई शेप ट्यूब में वो लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और रबर शीट डायफ्राम को रिप्रेजेंट करती है। अब आप रबर शीट को नीचे की तरफ पुल करो, खींचो तो क्या होगा? रबर शीट को नीचे की तरफ पुल करने से अंदर की स्पेस बढ़ जाएगी। स्पेस बढ़ जाने से बॉटल के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर कम होने के कारण बाहर से एयर बॉटल के अंदर आ जाएगी और बलून्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे। इसी तरह से ब्रीदिंग के समय जब हम एयर इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और लंग्स में एयर भर जाती है और लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब अगर आप रबर शीट को पुश करते हैं अंदर की तरफ तो क्या होता है? बॉटल के अंदर स्पेस कम हो जाती है। स्पेस कम हो जाने से बॉटल के अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाता है और बलून्स की एयर ट्यूब से बाहर निकल जाती है। बलून्स डिफ्लेट हो जाते हैं। इसी तरह से हम ब्रीदिंग के टाइम पर एयर एक्सहेल करते हैं, यानी एक्सहेलेशन के टाइम पर जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो लंग्स से एयर बाहर निकल जाती है। तो हमने क्या समझा? When the diaphragm moves downwards during inhalation, the lungs are filled with air. Inhalation के टाइम पर जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो लंग्स में एयर भर जाती है। When the diaphragm moves upwards during exhalation, the air goes out of the lungs. जब exhalation के टाइम पर डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो एयर लंग्स से बाहर निकल जाती है। हमने ये एक्टिविटी तो कर ली और ये भी समझ लिया कि एयर लंग्स में कैसे एंटर होती है और कैसे बाहर निकलती है। डायफ्राम का क्या रोल होता है। अब हम समझते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दौरान रिब्स और डायफ्राम में क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है।
हमें पता ही है कि लंग्स के नीचे डायफ्राम नाम का एक मस्कुलर टिश्यू होता है। ये जो लंग्स होते हैं हमारे, वो चारों तरफ से रिब केज से सराउंडेड होते हैं। रिब केज में रिब्स होती हैं। रिब्स थिन बोन्स होती हैं जो मिलकर रिब केज बनाती हैं। रिब्स और डायफ्राम के बीच में मसल्स होती हैं। इन मसल्स को क्या कहते हैं? इन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब देखते हैं इनहेलेशन के टाइम पर क्या होता है। जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती है। रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे मूव करता है। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। जब रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है और एयर लंग्स के अंदर भर जाती है। इससे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं। तो हमने क्या समझा? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है? जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो क्या होता है? तब रिब्स नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करती है। डायफ्राम रिलैक्स करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो एक्सहेलेशन के समय क्या हुआ? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स। द डायफ्राम कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब एक्सहेलेशन के टाइम पर रिब्स अंदर की तरफ मूव करती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो इससे चेस्ट कैविटी की जो स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है। और क्या होता है? एयर लंग से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम ब्रीदिंग यानी इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स और डायफ्राम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने समझ लिया कि ब्रीदिंग कैसे होती है और हम इनहेल एक्सहेल कैसे करते हैं। चलिए अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को टेबुलर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। इनहेलेशन, एयर रिच इन ऑक्सीजन flows into the lungs. Exhalation, air rich in carbon dioxide is forced out of the lungs. Inhalation, ribs move upwards and outwards. Exhalation, ribs move downwards and inwards. In inhalation, diaphragm contracts and moves downwards. During exhalation, diaphragm relaxes and moves upwards. During inhalation, the volume of chest cavity increases. Exhalation, volume of chest cavity decreases. During inhalation, the lungs expand. Their volume increases. During exhalation, lungs contract. Their volume decreases. क्या अब आप बता सकते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम और रिब्स कैसे मूव होते हैं? बिल्कुल सही। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करता है और रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती है। What we breathe out. जब हम एक्सहेल करते हैं, एयर बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो हम एयर के साथ क्या निकालते हैं? एयर में क्या होता है, यानी कि हम क्या ब्रीद आउट करते हैं। चलिए कुछ एक्टिविटीज से समझते हैं। एक क्लीन प्लास्टिक या ग्लास की बोतल लेते हैं
और उसके लिड यानी कैप में होल करते हैं। इस कैप को वापस बॉटल पर लगा देते हैं। अब लाइम वाटर लेते हैं। ये लाइम वाटर आपके स्कूल लैब में इजीली अवेलेबल होता है। इस लाइम वाटर को बॉटल में डाल देते हैं और एक स्ट्रॉ को होल में इस तरह से डालते हैं कि वो लाइम वाटर में डिप हो जाए। हमारा एपरेटस रेडी है। अब इस है वो मिल्की हो गया। ये लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया? लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आता है तो एक रिएक्शन होती है जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। यानी हमने जो एयर ब्लो की थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो गया। हम कह सकते हैं कि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब एक और एक्टिविटी करते हैं। एक क्लीन मिरर लेते हैं और मिरर पर माउथ से एयर ब्लो करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया? मिरर कुछ क्लाउडी सा, कुछ धुंधला सा हो गया। आपको इवन वाटर की कुछ ड्रॉप्स भी दिखाई पड़ सकती हैं। इसका क्या मतलब? अब हुआ जो एयर हमने ब्रीद आउट की थी या एयर जो हमने बाहर निकाली थी सांस के साथ, उसमें वाटर वेपर्स होती हैं। ये वाटर वेपर मिरर के कांटेक्ट में आने पर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं। The air we breathe out contains water vapor. The water vapor condenses on the mirror surface to form tiny droplets of water. तो जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं, जो एयर हम सांस के साथ बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होती हैं। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होता है, पर क्या एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और कोई गैसेस नहीं होती हैं? होती हैं। एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन भी होती है, पर कम होती है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। ये टेबल देखिए आप, इसमें एक्सहेल्ड और इनहेल्ड एयर में जो गैसेस का कंसंट्रेशन है वो दिखाया गया है। इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सभी होते हैं, पर उनका अमाउंट या कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। इनहेल्ड एयर ऑक्सीजन रिच होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बहुत कम होती है। एक्सहेल्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इवन वाटर वेपर भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। इनहेल्ड एयर हैज 21% ऑक्सीजन and exhaled air has 16.4
0.4% oxygen. Inhaled air has 0.04% carbon dioxide. Exhaled air has approximately 4.4% carbon dioxide. Inhaled air, water vapor is present in very little amount. In exhaled air, water vapor is present in large amount. Sneezing. आपने कभी सोचा है कि हम स्नीज क्यों करते हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें बहुत से अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक, डस्ट और पॉलेंस। इस तरह के बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं या एयर इनहेल करते हैं तो ये पार्टिकल्स एयर के साथ साथ हमारी नॉस्ट्रिल्स से नेजल कैविटी में आ जाते हैं। आपने पढ़ा था हमारी नेजल कैविटी में हेयर होते हैं, तो ये अनवांटेड पार्टिकल्स नेजल कैविटी में प्रेजेंट हेयर में ट्रैप हो जाते हैं। नेजल कैविटी की जो लाइनिंग या मेम्ब्रेन होती है, ये पार्टिकल्स उसमें इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हम स्नीज करते हैं। स्नीजिंग के साथ साथ ये अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी नेजल कैविटी से बाहर निकल जाते हैं। The air around us contains various unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale air, the unwanted particles get trapped in the hair of the nasal cavity. There they cause irritation in the lining of the nasal cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing removes the unwanted foreign particles from the inhaled air. हमने इंटरनल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। चलिए अब इनमें जो डिफरेंसेस हैं उन्हें टेबुलर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। ब्रीदिंग, it is a physical process in which exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, takes place. No chemical reaction occurs in breathing. Cellular respiration, it is a biochemical process in which the breakdown of food takes place. यानी ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। दूसरी तरफ सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड के इस ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। इन ब्रीदिंग एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। Breathing occurs outside the cells. Cellular respiration occurs inside the cells. Breathing की जो प्रोसेस होती है वो सेल में नहीं होती है, वो बाहर होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है। बॉडी के हर एक सेल में फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इन ब्रीदिंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। In cellular respiration, enzymes are involved at certain stages. Breathing में enzymes की कोई ज़रूरत नहीं होती और cellular respiration में कुछ stages पर enzyme की ज़रूरत होती है। Main points फिर से रिवाइज कर लेते हैं। The inhaled air contains more amount of oxygen and very less amount of carbon dioxide and water vapor. The exhaled air contains more amount of carbon dioxide and water vapor and very less amount of oxygen gas. Sneezing removes the unwanted foreign particles from the inhaled air.